हम उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो एक ड्रीम लेकर के अपनी वेडिंग को प्लान कर रहे हैं। अगर आप 50-60 करोड़ रुपए भी लगा करके सोचोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। कल को अभिषेक व्यास बोले कि मेरे पास आ गए 50-60 करोड़ रुपए एंड अभी मैं भी मॉडल को कॉपी करूंगा। चलो आपने एक नया कॉन्सेप्ट लेके ईएमआई का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा आपने इतना सिंपल कैसे बनाया इस इंडस्ट्री को? हमने पहली बार इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया तो मुझे लगा था कि मैं गलती कर रहा हूँ। आप अपने बजट से पार जा करके वेडिंग को मत करो। हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 इन्वेस्टर्स की अप्रोच आती है और अच्छे लेवल पे आती है जो मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी तक क्या है इंडिया में कि शुक्ला जी जो है टेंट लगवा देंगे, मिश्रा जी का खाने का काम करते हैं, वो करते। छोटी छोटी शादियों की प्रॉब्लम करेक्ट या बड़ी बड़ी शादियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? इवेंट प्लानिंग जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी अभी भी अनऑर्गेनाइज है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, तो एक तो बॉलीवुड की बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, एक सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होती हैं। इंडिया में माइक्रो वेडिंग्स बढ़ती जाएंगी तो ईएमआईज के ऑप्शन भी उसी तरीके से हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। लोग बाग सोशल मीडिया का ट्रेंड को देख के अपनी शादी प्लान करते हैं। क्या आप सिर्फ पैकेज दिखाते हो या फिर लोगों को भरोसा दिलाते हो कि आपका जो बजट है उसमें अच्छी शादी हो सकती है? इवेंट प्लानट का विजन पैकेज सेल करना नहीं है। तो इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सो रोहित जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फाउंडर्स ड्रीम में एक बार वापस स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो रोहित सर, मेरे को एक बात बताओ कि आप छोटी छोटी शादियों की प्रॉब्लम करेक्ट या बड़ी बड़ी शादियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? जी, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप? हम उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो एक ड्रीम लेकर के अपनी वेडिंग को प्लान कर रहे हैं और वो डायरेक्ट एक अच्छे वेंडर्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ से ये प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे खुद की मेरी सिस्टर की शादी में वो प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली और वहाँ से ये जर्नी की स्टार्ट हुई कि वेंडर्स को सारी चीज़ों को बताने के बावजूद वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मेस हो रहा था। और वो सिस्टर की वेडिंग में जो प्रॉब्लम मैंने देखी, तो मैंने वो चीज़ को ड्रीम को एकदम समझ लीजिए कि खुद से देखा कि कितना मेस होता हुआ जा रहा है, उसकी ड्रीम वेडिंग को प्लान नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद से मैंने ये ठान लिया था कि इस इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंट और एक ऐसा वेंडर प्लेटफ़ॉर्म देना है जो ईज़िली लोगों को शादी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर पाएँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी इवेंट प्लैनेट की। इवेंट प्लानट कौन सा ईयर की बात है सर ये? ये सर है बात आपकी 2018-19 की। 2018-19 की। फिर तो उसके बाद कोविड आ गया एकदम से। हाँ, तो मेरे को ये बताइए कि सिर्फ भाई का स्ट्रगल था उस टाइम पे या वास्तव में आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते थे? एक देखिए जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो हाँ। एक उस वेडिंग के स्ट्रगल से ही नहीं निकली है, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, जानते हैं इसकी स्टोरी तो ज़रूर। बिल्कुल मैं उसकी स्टोरी भी बताता हूँ। तो वो एक स्टोरी थी कि लमसम मेरी एज लमसम 13 साल के आसपास की थी और जहाँ से मेरे को पहली बार वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बोलते हैं कीड़ा होता है, वो मुझे पता चला कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। हुँ। वो 13 साल की एज में दिवाली वाला दिन था, मुझे याद है। मैं अपने पापा के पास गया और मैंने पापा से बोला कि मेरे को शर्ट खरीदनी है और पटाखे खरीदने हैं। तो लमसम सुबह का मॉर्निंग का लमसम 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम था। तो बचपन में आपको याद है कि जब हम लोगों के घर में पटाखे आते थे तो पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ इकट्ठा होते थे, किनके पास क्या है, एक दूसरे को दिखाते थे। करेक्ट, राइट। तो वो एक बचपन में ये जो फीलिंग होती है, ये सबसे बढ़िया फीलिंग होती है कि मेरे पास ये है, मैंने ये कपड़ा खरीदा। उस समय एक नया कपड़ा मिलता था सबके लिए और ये सारी चीज़ें। तो मैं पापा के पास जाता हूँ, मैंने पापा से बोलता हूँ कि पापा मेरे को जो है पटाखे खरीदने हैं और एक शर्ट खरीदनी है। हुँ। तो पापा ने मुझे 150 रुपए दिए। तो कौन सी ईयर की बात है ये? ये मैं 13 साल के आसपास का था। उस समय एक शर्ट आ जाती थी। ठीक। मैं एक उतनी प्रीवियस फैमिली से नहीं था, तो उस समय एक शर्ट आ जाती थी लमसम 150 रुपए में। तो मैंने पापा से कहा पापा पटाखे भी खरीदने, तो बोले 150 रुपए हैं, या तो पटाखे खरीद लो या शर्ट खरीद लो। अब अंदर से वो थी, मैं जब घर से निकल रहा था तो पापा ने कहा यूपी में वो चलता है जब दिवाली में लोग जो है पूजा जब करते हैं तो खिले और खिलौने चाहिए होते हैं करेक्ट। पूजा के लिए। हाँ। पापा ने बोला अगर उसमें पैसे बचे तो खिले खिलौने भी लेते आना। हुँ। तो वो 150 रुपए में मैं निकलता हूँ। तो मेरे पास अभी भी एक ऑप्शन था, मेरे मामा की एक शॉप थी जहाँ पे मामा जो है वो पटाखे का एक मार्केट लगता है, वहाँ पे एक बड़ी सी शॉप उन्होंने लगा करके रखी। तो मुझे लगा मामा जी के पास गया, पहुँचा और उनसे मांगा हूँ कि मामा जी पटाखे, तो मामा जी देखते तो भीड़ काफ़ी थी करेक्ट। उनकी शॉप पे। तो वो बोले कि हाँ हाँ रोहित आ गए हो, आके काम करो। और मैंने कहा मामा जी पटाखे दे दो, मैं घर पे रख के आता हूँ, ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि दिखाने होते थे उस टाइम तक। तो मैं मामा जी के पास पहुँचता हूँ, मामा जी बोलते हैं हाँ काम करो, शाम को 6 बजे पटाखे वटाखे लेकर के घर चले जाना। मैंने कहा कि मामा जी दे दीजिए अब। तो मामा जी बोले नहीं 6 बजे देंगे, उससे पहले नहीं।
तो मैं मायूस होकर के बाहर निकला, एक साइकिल जहाँ पे खड़ी की हुई थी, एक पान की गुमटी थी उसके पास में, साइकिल के पास में पहुँचा ही था। मायूस था क्योंकि पटाखे मिले नहीं थे, दोस्तों को क्या दिखाएँगे, या तो सेट खरीद सकते हैं या पटाखे। तो वहाँ पे एक आंटी जी मिलती हैं, वो हमसे पूछती हैं, रुई कहाँ मिलेगी बेटा? ठीक है। सो मैं उस पान वाले के पास पूछता हूँ कि रुई कहाँ मिलेगी? तो बोलता है वहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक रुई की दुकान है, वहाँ पर रुई मिल जाएगी। तो वो आंटी जी बोलती हैं, बेटा हमको क्या रुई ला दोगे? तो उन्होंने 10 रुपये मुझे दिए कि बेटा जा कर के रुई ले आओ। मैं साइकिल से गया, रुई ला कर के उनको ला कर के दिया। उन्होंने मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए वाओ! कि 5 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, और उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू बेटा। एक और अंकल ने बोला कि रुई बेटा कहाँ मिलेगी? तो मुझे लगा ये भी पैसे कमाने का मौका है, तो मैंने उनको रास्ता बताया, तो वो अपने आप से जाने लगे। तो मैंने बोला मैं ला के देता हूँ। मैंने उनको ला कर के दे दिया, बट उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। ठीक। बट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई थी कि यहाँ पे रुई नहीं है। हाँ। तो मैं जाता हूँ उस रुई की शॉप पे और 150 रुपये की रुई खरीद के ला कर के वहाँ पे रख देता हूँ। और वो एक छोटा-सा कि बड़ा-सा एक बोरा टाइप का होता है, उसमें वो रुई लपेट करके पूरा दे देते हैं। मैं वहीं पे साइकिल जहाँ पे खड़ी होती है, वहीं पे रुई लगा कर के रख देता हूँ। मामा जी के पास जाता हूँ, थैलियाँ लेता हूँ, उनसे माँगता हूँ, और जो पन्नियाँ बोलते हैं उसमें ला कर के रुई को भरता हूँ, आराम से गट्ठी बाँध-बाँध के रख देता हूँ। 5-5 रुपए में मैं सेल करने लग जाता हूँ। 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में सड़क के ऊपर। अब वो पान वाला जो है वो मेरा एडवाइज़र बन जाता है। वो बोलता है 5 रुपए में नहीं सेल करो, इसको 10 रुपए में सेल करो। तो बट अंदर से वो चीज़ होती है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा रुई उसमें और भरता हूँ, उसको 10 रुपए का पैकेट बनाता हूँ। अब वो क्या हो रहा है, 10 रुपए का पैकेट और 2 छोटे-छोटे बच्चे मिल जाते हैं, जो मेरे को-फाउंडर आप कह सकते हो। उनको वहाँ पे मिल जाते हो, वो आगे आवाज़ देने लगते हैं कि रुई वाला, और ये सारी चीज़ें वो हेल्प करने लगते हैं, सारा गट्ठर बना कर के रखते हैं। और फटाफट रुई बिकने लग जाती है, जो भी बाहर निकल रहा है उसको रुई की ज़रूरत है, वो बिकने लग जाता है। वो रुई बिकती है, लमसम 380 रुपए मेरे बन जाते हैं। 380 रुपए की जाकर के मैं फिर से रुई लेके आता हूँ, फिर से वहीं पे रुई रखता हूँ। ये सारी चीज़ें, कहानी, फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। लमसम लमसम साढ़े 3-4 बज जाते हैं। अब मेरे को माइंड में ये है कि मेरे को उन बच्चों को वो दिखाना है, पटाखे दिखाने हैं। मेरे माइंड में ये नहीं कि क्या चल रहा है। और फिर मैं वो जब रुई लेकर के वापस आता हूँ, अभी भी बहुत सारा गट्ठर बचा होता है। 780 रुपए मैंने उस दिन पहली बार कमाए थे। और वो जो अपना जितना भी रुई बचा हुआ था, अभी भी बहुत सारा अपने को फाउंडर्स को मैं देता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ अपना बिज़नेस, और मैं चला जाता हूँ कि आपका जितना बचा है ये आपका है। तो वो पहली बार की वो जर्नी थी। तो वो 780 रुपए में मैं जाता हूँ मामा जी के पास से, अपने पटाखे खरीदता हूँ। घर के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदता हूँ। एक अपने लिए सेट खरीदता हूँ और वापस घर जाता हूँ। वापस घर जाके पापा को 150 रुपए वापस करता हूँ। और उसके बाद भी मुझे याद है लमसम 65 रुपए के आसपास मेरे पास बच गए थे। तो पहली बार वो मुझे कीड़ा अंदर से पता चला कि अपॉर्चुनिटी मैंने समझी कि वहाँ पे वो नहीं था। उसको एडवाइस किसी ने किया था, पान वाले ने, उसको लिया, को-फाउंडर मिल गया, उनको लिया। उन सबकी जर्नी को मैं देखते हुए ये समझ गया था कि मार्केट में अगर कहीं पर भी आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। और वहाँ से मुझे इस कीड़े की शुरुआत, उसके बाद अनगिनत मैंने पता नहीं कितने काम किए होंगे, उस छोटी-सी एज से बड़े होते-होते। रोहित जी, इसी बात पे बहुत-बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स रिले। 13 साल की उम्र में आपने सपना देखा, आज भी एक नए सपने को जी रहे हो जिसका नाम है इवेंट प्लैनेट। तो लोग शादी में इतना खर्चा करते हैं, फिर भी वेंडर पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? और इवेंट प्लैनेट इस गैप को कैसे फुलफिल कर रहा है? देखिए, लोग पैसा खर्च करने से नहीं डरते हैं, उनको सही वेंडर नहीं मिलता है, सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में बजट नहीं क्लियर होता है, जिसकी वजह से वो इस गैप को मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हर कोई, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे, जितने भी बड़े एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये वही सारा काम करते हैं। जो गूगल पे आपको एक फोटोग्राफ्स दिख जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, यही सारा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म वहाँ पे बना हुआ है। अदरवाइज उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने इस गैप को देखा, हमने कहा वेंडर्स का ट्रस्ट कैसे बनाया जाए क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट आसानी से उनको क्या मिलने वाला है, उनको वो कौन सी सारी सर्विसेज हैं जो मिलने वाली हैं, और वेंडर वो सारी चीज़ें आइटनरी बना करके उनको ट्रस्ट दिलाए कि हाँ, मैं ये सारी सर्विसेज आपके यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि पहले क्या वर्बल कम्युनिकेशन होता था, करेक्ट। लोग वर्बली पूछ लेते थे कि अच्छा ये होगा, ये डेकोर है, ये सारी चीज़ें होती। बट अब लोग पूरा डिटेलिंग लेते हैं। तो हमारे जो वेंडर्स हैं आपको पूरी डिटेलिंग देते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज़ हमें वहाँ पे मिलने वाली हो। Correct. और किसी भी वेंडर को हम लोग जस्ट लाइक दैट ऐसे ही अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं देते हैं, उनका पूरा वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उनके साथ में पैकेजेस को क्रिएट करते हैं।
सो रोहित जी, इवेंट प्लैनेट का विजन क्या है? क्या आप सिर्फ पैकेज दिखाते हो या फिर लोगों को भरोसा दिलाते हो कि आपका जो बजट है उसमें एक अच्छी शादी हो सकती है? इवेंट प्लानट का विजन पैकेज सेल करना नहीं है। इवेंट प्लानट का विजन है लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना, कि वो अपने पैसे में अपने सपनों की वेडिंग को कर सकते हैं। हम्म, पैसा खर्च करने से, जैसे मैं बता रहा हूँ, लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, बट लोगों को ट्रस्ट चाहिए कि वो किस पे भरोसा करें। और यहाँ पे सही। सबसे बड़ी चीज़ होती है भरोसे वाली, क्योंकि आप अपनी शादी एक दिन कर रहे हो और वो बंदा आपके सपनों को जो साकार कर रहा है, उस पे आप भरोसा कैसे करो। तो यहाँ से वो सारा चीज़ बनता है कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिस पे आप भरोसा करते हो, और वहाँ के जो वेंडर्स जिन पे आप बहुत अच्छी तरीके से रिलाई कर सकते हो कि ये आपको परफेक्ट डिलीवरी देंगे, जैसा आपने सपना देखा हुआ है अपनी वेडिंग के लिए। तो इवेंट प्लानिंग मतलब आपने इतना सिंपल है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही है, बट आपने इतना सिंपल कैसे बनाया इस इंडस्ट्री को? कोई टेक बेस्ड स्ट्रक्चर इसमें आपने बनाया, कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, इवेंट प्लानिंग जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी अभी भी अनऑर्गेनाइज है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे ना कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो किस चीज़ों को सिंपल तरीके से बताता हो। ठीक है। हर कोई ये सोचता है, सारे वेंडर्स ये सोचते हैं, अगर मैं अपना बजट बताऊंगा तो वो दूसरे के पास चला जाएगा। वो दूसरा वाला सोचता है कि मैं अपना बजट बताऊंगा तो, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि हर कोई 3-4 लोगों से, 5 लोगों से बात करता है, फिर अपने बजट को डिसाइड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितना आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओगे अपने पैसे में, अपनी सर्विसेज में, बाकी सारी चीज़ों में, उतना ही अच्छी तरीके से आप अपने काम को कर पाओगे। करेक्ट। तो यहाँ पर एक ट्रस्ट का जो गैप था, हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको सॉल्व किया है, एआई के थ्रू सॉल्व किया है, कि आप आसानी से अपने पैकेजेस को भी सर्च कर पाओ, आसानी से अगर आप खुद से वेडिंग को प्लान कर रहे हो। अभी तक क्या है इंडिया में कि शुक्ला जी जो है टेंट लगवा देंगे, मिश्रा जी का खाने का काम करते हैं वो करते हैं, भाई जो है फोटोग्राफी उनके करते हैं, उनको बुला लेंगे, मामा जी से बैंड बजवा लेंगे। इस तरीके से पूरा जो फैमिली का इवेंट प्लान होता है। आप मान लीजिए कि लमसम अगर 10-12 लाख रुपए का कि छोटा-सा भी अगर बजट उनका है, अगर छोटा बजट भी वो प्लान कर रहे हैं, तो उसमें उनका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो 12 लाख के बदले लग जाते हैं 15 लाख रुपए, और टेंशन लेते हैं वो 22 लाख रुपए की। तो अगर उसको बहुत सिंपल तरीके से उनको बता दिया जाए, क्योंकि उनकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, इस एक्सपर्टीज़ का कोई टेक ओवर कर ले, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको सॉल्व करना आसान है। तो हमने वेंडर्स को भी एम्पावर किया है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए एक कोटेशन फॉर्म बनाया है, जहाँ पे वो अपनी जो फैमिलीज़ हैं अपनी बेसिक डिटेल्स भरती हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। उसी के हिसाब से हमारा एआई उन्हें सजेस्ट करता है परफेक्ट वेंडर्स, फोटोग्राफर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कैटरिंग वाला। अदरवाइज़ वो आपको क्यूरेटेड पैकेजेस बता देता है कि हाँ, आपको इस बजट में यहाँ पे ये सारी सर्विसेज मिल सकती है, जिससे इस प्रोसेस को बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल यहाँ पे बहुत सिंपल है कि पूरी फैमिली मतलब दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, पूरी फैमिली मिलके शादी प्लान करती हुई है कि हम ऐसा-ऐसा करेंगे, सब लोग मिलके करते हैं। तो आपका प्लेटफ़ॉर्म कुछ प्लानिंग एक्सपीरियंस देता है ऑर्गेनाइज्ड वे में? जी हाँ, हम लोगों ने एक नया एक और प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, उसी का एक। सो वहाँ पे आप ना, जैसे आपकी सिस्टर किसी दूसरे शहर में रहती हैं, वो भी प्लान करना चाह रही हैं, कोई हल्दी प्लान करता है कि आप गेस्ट लिस्ट बना लो, आप ये कर लो, आप कपड़े के ऊपर ध्यान दे लो। तो पूरी फैमिली यहाँ पे इंडिया में क्या है ना, एक इमोशन है, शादी एक क्या है, वो इमोशन बिना है। इमोशन के तो हाँ, काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कर सकते कि आपने एक कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्म दे दिया और वो सारी चीज़ें हो गई। तो हमने कहा कि आप अपनी वेडिंग को हुँ, अपने तरीके से प्लान करो। तो हमने एक वेडिंग बुक बनाई हुई है, जहाँ पे आप हल्दी में क्या चीज़ होगी, कौन क्या पहनेगा, कौन सी एंट्री होगी, सॉन्ग क्या होगा, वो आपसे पूछता जाएगा। वहाँ पे चीज़ें आप फिल करते जाओ। अब किसी भी सिटी में बैठे हुए तो एक पूरी फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के उस चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, और आसानी से वहाँ से वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आपकी ज्वेलरी का बजट क्या होगा, इसका क्या होगा, कौन से गेस्ट को रखना है, कौन से गेस्ट को नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें, नोटिफ़िकेशन सब कुछ उसमें वो आता है, और बिल्कुल फ्री तरीके से हम इंडिया में वो दे रहे हैं कि आप अपनी वेडिंग को प्लान करो। ऐसा भी करते हो आप लोग? बिल्कुल, वाओ! क्योंकि देखिए क्या है कि इंडिया में लमसम 1 करोड़ शादियाँ हर साल होती हैं, और वो 2032 तक आप मान के चलिए 1 करोड़ 20 लाख ऐसे करके शादियाँ हर साल हो रही, यूथ बहुत है। तो अब इतनी शादियों को तो इवेंट प्लानर खुद से भी कैटर नहीं कर सकता है, तो हमने यहाँ पे किया है कि हम लोग अगर 4 लाख वेडिंग का भी हिस्सा हर साल बनते हैं, तो बाकी तो सारे लोग खुद से ही प्लान कर रहे हैं, और हम उनको भी हेल्प कर रहे हैं कि आप परफेक्ट अच्छे वेंडर्स, ट्रस्टेड वेंडर्स के साथ में कनेक्ट करो। हुँ, और ना हम वेंडर्स के साथ में ऐसा कोई फ़ी ले रहे हैं
और ना हम क्लाइंट के साथ में ले रहे हैं, तो जिससे क्या उनका एक प्रोसेस स्मूथ होता है, वो सही तरीके से सही लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और अपने इवेंट को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो भी अलग-अलग सिटी में रहते हुए भी। चलो, आपने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आओ, ईएमआई का कॉन्सेप्ट। अगर किसी की 40-50 लाख की शादी हो रही है तो आप ईएमआई भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये कैसे काम करता है ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट? सो देखिए 40-50 लाख की जो शादियाँ होती हैं, चाहे वो 5 लाख की शादियाँ हों, हुँ, बट लोग क्या है अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी जो उनकी जो अर्निंग या बजट होता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो स्ट्रगल करते हैं, या तो वो अपने फैमिली फ्रेंड से बोरो करते हैं, हुँ, या वो अपने लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा अगर आप वेडिंग प्लान कर रहे हो तो हम आपको एक सिंपल सा अपने ही प्लेटफॉर्म पे ईएमआईज़ के ऑप्शन दे देंगे कि आपकी ये वेडिंग का खर्चा ऋषिकेश में अगर 20 लाख रुपए है, तो उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। और मैं अभिषेक जी आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि अभी आने वाले जो समय में ना माइक्रो वेडिंग्स बढ़ेंगी। हुँ, हुँ, माइक्रो वेडिंग्स इन द सेंस कि आप जब किसी भी आपने देखा होगा लव मैरिजेज़ बहुत बढ़ रही हैं। ऑफ़िस में लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग मैरिज कर लें, बट वो अपना जो बर्डन है अपने फैमिलीज़ पे नहीं डालना चाहते हैं। करेक्ट। और वो बोलते हैं कि ऐसा करो 25-30 लोग आप अपने फैमिली क्लोज़ और रिलेटिव्स को बुला लो, और थो ऐसे ही हम करते हैं 25-30 50 लोगों में जाकर के शादी करके आते हैं ऋषिकेश, जयपुर या कोई डेस्टिनेशन वेडिंग। करेक्ट, अब उसका बजट मैं मान के चलता हूँ कि 2 दिन का आपका वेडिंग एक्सपीरियंस का बजट होगा लमसम 12 से 15 लाख रुपए। बट 12 से 15 लाख रुपए अभी आपके पास है नहीं, क्योंकि अभी-अभी जॉब लगी है। हुँ, 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 और आप कैसे उसको, और आप अपने पेरेंट्स से लेना नहीं चाहते हो, राइट, क्योंकि आपने अपना पार्टनर खुद से चूज़ किया है, तो आप भी चाहते हो कि वो सारी चीज़ें, तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं चलो आधा-आधा करते हैं। करेक्ट, बट वो पैसा नहीं है, आपके पास सेविंग है वो 2-3 लाख रुपए की है। करेक्ट, तो यहाँ पे इवेंट प्लानर जो है आपको हुँ, हेल्प करता है कि अगर आप कहीं का भी पैकेज लेते हो, आप इसी केस में किस वेन्यू पे क्या लेना चाह रहे हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है। आप वहीं पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो वेडिंग ईएमआई के लिए। हम आपकी एलिजिबिलिटी को देख करके जो भी हमारे टाई अप्स हैं उनके साथ में, जो एनबीसीज़ टाई अप्स हैं उनके साथ में, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। और आप दोनों लोगों को हाफ़-हाफ़ का वो दे देते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर, कि आप आसानी से अपने वेडिंग को एग्ज़ीक्यूट कर पाओ, आपके ऊपर प्रेशर भी ना आए और आप अच्छे से वो कर पाओ। तो ये जो इंडिया में माइक्रो वेडिंग्स बढ़ती जाएँगी, तो ईएमआईज़ के ऑप्शन भी उसी तरीके से हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे अब। मैं ये तो मैंने देखा है, मेरे एक रिलेटिव के साथ ही हुआ है, दोनों ने लड़का-लड़की ने शादी करी, वो 10-10 लाख रुपए दोनों ने लगाए। अब दोनों ने लोन लिया था और लोन लेना एक टाइम पे तो मुश्किल होता है क्योंकि एकदम से सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, तो हाँ। ये तो आप प्रॉब्लम सॉलिड सॉल्व कर रहे हो। तो मतलब ये तो एग्ज़ैक्टली वास्तव में एक प्रॉब्लम है, अगर इवेंट प्लैनेट ने अगर सॉल्व कर दी तो आई थिंक ये इट कैन बी बिग। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोग इस पे बहुत अच्छी तरीके से अच्छे एनालिसिस के साथ में कनेक्ट होकर के, और हमने आरबीआई में खुद का भी डाला हुआ है। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे अपना खुद का वेडिंग इंश्योरेंस भी लेके आ रहे हैं। वेडिंग इंश्योरेंस। हाँ, सो यहाँ पे वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्दी हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि वेंडर फेलियर है, कोई घर में कैजुअलिटी हो गई है। आज की डेट में आप अपना 1 डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हो हुँ, और खुद फटाक से उसको इंश्योर करा लेते हो। आपको डर है कि कहीं वो टूट ना जाए, गिर ना जाए, ये सारी चीज़ें। आप 20-25 लाख रुपए का इवेंट एक ही दिन में एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, कितने बड़े वो रिस्क पे हैं। अगर वो वेंडर फेलियर है, वेदर फेलियर है, कोई घर में कैजुअलिटी किसी की डेथ हो जाती है, आगे पीछे करना आपको पता है वो पैसा वापस नहीं होता है। करेक्ट। सो यहाँ पे वो इंश्योरेंस उनको वो जो है बैकबोन की तरह सपोर्ट करेगा कि हाँ, अगर आपकी जो ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई है, और जैसे माँ-बाप क्या है ज़िंदगी भर गाढ़ी कमाई, वो कहाँ-कहाँ पैसे को बचाते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि भाई ये भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते इस तरीके से, और वो पैसा बहुत बड़े रिस्क पे लगा होता है। हुँ, तो उसको हम लोग वेडिंग इंश्योरेंस के थ्रू भी सॉल्व कर रहे हैं कि आप छोटा-सा एक प्रीमियम दे कर के वेडिंग इंश्योरेंस ले लीजिए और आराम से अपनी वेडिंग को एग्ज़ीक्यूट करिए बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। सो रोहित जी, ये बताओ कि इवेंट प्लानर क्लाइंट्स और वेंडर दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड को कैसे मैनेज करता है? देखिए, वेडिंग जैसे मैंने बोला कि वो एक इमोशन है, और यहाँ पे लोग क्या है, वो सपना, देखिए क्या है, एक ड्रीम है, क्लाइंट का एक ड्रीम है और वेंडर एक टीम है। ठीक है, तो उस ड्रीम को क्लाइंट का एक ड्रीम है, वेंडर एक टीम है। हाँ, अच्छा। तो देखिए क्या है कि वेंडर्स क्या है, वेंडर्स की पूरी एक टीम है और क्लाइंट का एक ड्रीम है। उस ड्रीम को उस टीम के साथ में कैसे मैच किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इस बॉन्ड के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि उस टीम को कैसे वो चीज़ पता चले कि इसने जो ड्रीम देखा है वाक़ई में, क्योंकि क्या है, वेंडर्स क्या है, लाखों हज़ारों, या आप समझ लीजिए एक-एक वेंडर जो है 2-2 सौ 300 वेडिंग्स करता है इस तरीके से पूरे साल में, या ऐसे तरीके से पार्ट रहता है। हुँ,
तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपका सपना जो है वो एक दिन, वो आपके लिए तो पूरी लाइफ का सपना वो एक ही दिन के लिए है, बट उनको उस तरीके से कनेक्ट कराना कि उसको ये ना लगे ये आपकी शादी है, उसको ये लगना चाहिए कि ये हमारे घर की शादी है। तो इस तरीके से हम वेंडर्स को भी ट्रेन करते हैं सारी चीज़ों को, कि वो आपके सपने को समझ पाएँ और वो टीम उस परफेक्ट डिलीवरी को दे पाए जैसा कि आपने सोचा है अपनी वेडिंग के लिए। चलो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत के टाइम पे तो आपको जो टेक प्लेटफॉर्म है आपका, वहाँ पे वेंडर्स को लाना बहुत मुश्किल हुआ होगा, कैसे कन्विंस किया आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इवन कि वेंडर्स क्या, जब हम लोगों ने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, लोग हम ही से कमाते हैं और चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में हम लोगों ने क्या बिल्ड करने की कोशिश की है। बहुत सारे जो इवेंट प्लानर्स थे उन्होंने कहा हम तो प्राइस अपने दिखाएंगे नहीं, हम नहीं बताना चाहते ऑनलाइन कि हमारा प्राइस ये है, या बहुत सारे। धीरे धीरे उन लोगों ने वो चीज़ समझी, उनको ये समझ में आया ये गेम ना पैसे का नहीं है, ये गेम है ट्रस्ट का। ये गेम है अपॉर्चुनिटीज़ का। हमने उनके लिए जब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, हमने उनको जब बिज़नेस देना स्टार्ट किया, एक-एक वेंडर भी हमारे साथ में जो इवेंट प्लानर्स हैं, वो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। वाओ! मतलब एक-एक 50-50 लाख, 20-20 लाख रुपए की शादियाँ हैं, वो 5-5, 10-10 शादियाँ हमारे साथ में हर एक इवेंट प्लानर कर रहा है, वो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिएगा कि उनके लिए जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ना, तो उन वेंडर्स ने ही हमें दूसरे वेंडर्स से कनेक्ट कराने में हेल्प कर दी। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि क्या है, टेक्नोलॉजी में वेंडर्स उतना अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग उनसे कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। हम उनसे सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म फ़ी चार्ज करते हैं, जो हम उनकी ब्रांडिंग से लेकर के उनकी पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। वो कैसे वेन्यूज़ के साथ में कनेक्ट करेंगे, क्या डिलीवरी देंगे, इसमें उनको पूरी हेल्प करते हैं, और सिर्फ़ एक मिनिमम प्लेटफ़ॉर्म फ़ी के साथ में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे उनकी अर्निंग बढ़ती है, और उनके साथ में जो काम वो कर रहे हैं उसको हम लोग 100% ऑक्यूपाई करते हैं कि आप कितना काम करना चाहते हो, ये आप हमें बताओ, हम आपको उतना काम दे देंगे। तो मतलब आपने कस्टमर की बजाय वेंडर को ज़्यादा एम्पावर करने का मतलब वेंडर सेंट्रिक मॉडल चुना है। हुँ। देखिए क्या है कि अगर आपकी वेडिंग है, तो कस्टमर हमारे लिए भगवान है, बट हमारे लिए उस इवेंट को एग्ज़ीक्यूट करने वाला कौन है? वो वेंडर है। अगर वेंडर ने सही डिलीवरी कर दी, तो आप हमेशा आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करोगे। अगर आप कोई भी सर्विस आज आप अर्बन कंपनी से या किसी से मँगाते हो, हाँ। स्नैपडील वगैरह बहुत अच्छे-अच्छे आवे, तो वो जो डिलीवरी करने वाला बंदा है, अगर आप उससे खुश हो, तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म से भी खुश हो। सही बात है। तो हमने वो वेंडर्स सेंट्रिक, कि अगर वेंडर्स को हम पूरी तरीके से ट्रेन कर देंगे, हमारे पास जितने भी वेंडर्स हैं उनको हम पूरी तरीके से फुली ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस से लेकर हो, उनको ट्रेनिंग देने से लेकर के हो, छोटे-छोटे जो ढोल वाले हैं, चाहे वो मेहंदी आर्टिस्ट हो, चाहे वो कैटरिंग वाले हों, उनको बताने का कि नया ट्रेंड मार्केट में क्या आया है, आप कैसे पैसा अपना खुद और अच्छा बना सकते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और वेंडर्स के लिए भी ईएमआईज़ के ऑप्शन ला रहे हैं, कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, उसको कैमरा खरीदना है, ढोल वाले को ढोल खरीदना है, तो उसके लिए भी ईज़ी ईएमआईज़ के ऑप्शन भी हम प्रोवाइड करा पाएँ, नई सर्विसेज़ के साथ में उसको ट्रेन कर पाएँ। इस तरीके से भी ऊपर भी इवेंट प्लैनेट काम कर रहा है। बैंगलोर में आपने हमको ऑनबोर्ड क्यों नहीं किया अभी तक? हमारा तो बताया था ना वो केटरिंग का बिज़नेस है। अरे सर, बिल्कुल करेंगे। अभी वो रह गया। हम लोगों ने साउथ में उस तरीके से हिट नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली कि हम जल्दी विदिन 2 टू 3 मंथ्स में साउथ में काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। चलो, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे को एक बताओ कि जैसे वेंडर्स हैं, मतलब पूरा टाइम तो शादी होती नहीं है, तो उनके बहुत सारे मतलब डेट्स फ्री रहती होगी, हुँ, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? उसमें हेल्प करते हो उन लोगों की? बिल्कुल। क्या होता है, ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न जो सारा जो बिज़नेस होता है, 70 टू 80% जो बिज़नेस है, वेंडर को वो पीक डेट्स में मिल जाता है। बट जो एक भी डेट अगर पीक में आपकी रह गई, तो आप समझिएगा कि आपकी वो केवल एक वेंडर की डेट नहीं रह जाती है, उसके साथ में 100 ऑफ फैमिलीज़ जुड़ी होती हैं। करेक्ट। चाहे वो बैंड वाला हो, चाहे वो मेहंदी आर्टिस्ट हो, चाहे वो ढोल वाला हो, या अदर बहुत सारे वेंडर एक वेडिंग में। तो वो भी अपने लिए ब्रेड एंड बटर मिस कर रहे होते हैं। तो एक अगर आपकी वेडिंग रह जाए, तो हम ये बोलते हैं कि आपका कोई भी डेट्स खाली ना रहे, इसके लिए हमने वो टेक प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है, कि टेक्नोलॉजी से कि आप अगर खाली हो तो वो हमारे को इंडिकेट करता है, और उसको सही कस्टमर से हम आपको कनेक्ट करा देते हैं कि आपकी कोई डेट मिस ना हो। एक डेट मिस करने का मतलब होता है काफ़ी, और उसके बाद होता है कि पीक डेट्स पे तो सब लोग बिज़नेस दे देते हैं। इवेंट प्लैनेट का सबसे अच्छा काम है कि वो ऑफ सीज़न भी बिज़नेस देता है। वो कस्टमर्स को बताता है कि अगर आप इसी डेट पे, इस जगह पे, इस
डेट पे शादी कर रहे हो तो आपका क्या प्राइस बढ़ेगा, तो उसमें उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है 30-40%, जिससे उनको ऑफ सीजन भी अच्छा बिजनेस मिलता है और ऑन सीजन भी हम सारी डेट्स को 100% ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करते हैं। वाह! तो वेडिंग प्लानेट मतलब वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन बहुत खतरनाक होता है कि ये करें, वो नहीं करें, कैसे करेंगे, किस डेट को करेंगे, टाइमिंग्स ऊपर-नीचे होती है, गेस्ट को बुलाना मतलब इस टाइमिंग पे यहाँ पे आ जाए, सब टाइम हल्दी हो तो टाइम पे आ जाए, मेहंदी हो तो टाइम पे आ जाए, डांस हो तो टाइम पे आ जाए। नहीं तो एक घर का आदमी सबको बुलाता ही रहता है, "अरे! अरे! आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" या व्हाट्सएप के ग्रुप बना देते हैं ये लोग अपने कि अरे इस टाइम पे आना है। तो आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस है जो प्लानिंग को बहुत आसान बना सके? जी हाँ, अभी जब मैं उसकी वेडिंग बुक की बात कर रहा था, वो हुँ, सेम वैसे ही प्रोसेस है कि अगर आपने वहाँ पे अपने गेस्ट लिस्ट बना दी है, सारी चीज़ें आपने परफेक्टली कर दी, तो आपको वहाँ पे बस लगाना है कि नोटिफ़ाई ऑन द टाइम। हुँ, और वो नोटिफ़िकेशन सबको चला जाएगा कि हाँ, ये गेस्ट का ये हल्दी स्टार्ट होने वाली है, ये ड्रेस कोड है, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे इस वेन्यू पे आ जाओ, ये डायरेक्शन है, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो। और आरएसवीपी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हम लोग सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो बहुत ईज़ी तरीके से आप चीज़ों को वो कर सकते हो। और वेडिंग कोटेशन फॉर्म जो फैमिलीज़ हैं, जो पहली बार इवेंट प्लानेट को रीच करते हैं, तो हम उनको एक वेडिंग कोटेशन फॉर्म देते हैं। हुँ, वहाँ पे आप जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हो, उसको मैं बोलता हूँ एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब आप जनरेट करते हो कितने गेस्ट आने वाले हैं, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, वेज होगा, नॉन-वेज होगा, क्या सारी फूडिंग है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डेटा फिल करते हो। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमारा सिस्टम जो है वो पूरा अपने आप से रिकग्नाइज़ करता है कि हाँ, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। उसी के हिसाब से आपको वेंडर्स भी सजेस्ट करता है, साथ ही साथ हम आपको क्यूरेटेड पैकेजेस भी देते हैं, हमारी टीम उसमें आपको हेल्प भी करती है कि अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो, अदरवाइज़ एआई जो हमारा इनबिल्ड है, वो आपको खुद ही बता देता है कि इसमें आपको 10 लाख रुपए लगेंगे, इसमें 50 लाख रुपए लगेंगे, इसमें 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो हमने सभी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से कि अभी हमारे पास लमसम 35,000 के आसपास पैकेजेस लाइव हैं। 35,000 35,000 पैकेजेस और इंडिया भर से 13,500 के आसपास वेन्यूज़ और वेंडर्स लाइव हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। और जो 35,000 पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले 6 समय में हम लोग इसको 2 लाख पैकेजेस तक लेके जाने वाले हैं। 8 कंट्रीज़ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी इवेंट को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं और इंडिया में 32 सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। 32 सिटी में शादियाँ करा रहे हो आप? हाँ। इतना बड़ा मैनेज कैसे करते हो? छोटी-सी कहानी स्टार्ट होते-होते आज इस लेवल पे पहुँच गई। इसका बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने ना सिस्टम को समझा, प्रोसेस को समझा। और जब वो वेंडर जुड़ा ना, उस वो वेंडर दूसरे वेंडर को हमारे साथ में जोड़ने में कामयाब हुआ, जिससे हमने जो है ये समझ में आ गया कि कितना बड़ा ये गैप है। और ये मार्केट में अभी तक ना जितने भी लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वो सिर्फ़ एक एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म बना रहे थे। वो सिर्फ़ ये दे रहे थे कि हाँ, ये वेंडर है, इससे कनेक्ट कर लो। ये वेंडर है, वो उसमें पैसा अर्न करने का बिज़नेस मॉडल बनाने की कोशिश करे। हमने बिज़नेस मॉडल नहीं बनाया। हमें पता है अगर हमने एक प्रोसेस बना दिया, हमने चीज़ें एक मार्केट प्लेस बना दिया, जो सही तरीके से चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करता है, तो मुझे पता है पैसा तो अपने आप वो फ़ॉलो होगा। तो लोग बाग सोशल मीडिया का ट्रेंड को देख के अपनी शादी प्लान करते हैं, तो क्या उनको अपने बजट के हिसाब से करनी चाहिए कि सोशल मीडिया के ट्रेंड को देख के करनी चाहिए? देखिए, क्या होता है, एक तो बॉलीवुड की बिग फैट वेडिंग्स होती हैं, एक सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होती हैं। तो ट्रेंड को देख कर के लोग अब वहाँ से आइडियाज़ ले रहे हैं। तो अगर आप ट्रेंड की वेडिंग को भी फ़ॉलो कर रहे हो, तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो एक लक्स वेडिंग का पूरा सेगमेंट है, जहाँ पे हम लोग जैसे आप बड़े-बड़े होटल्स हैं, लीला है, आपका ललित है, ताज हैं, बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप उदयपुर में 3, 4, 5 करोड़ की भी वेडिंग अगर करने जा रहे हो, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हुँ, आप अगर कोई छोटी 5 लाख रुपए की भी वेडिंग कर रहे हो, तो उसमें हमारे नॉर्मल से जो पैकेजेज़ है, उसमें भी हम पूरी हेल्प हेल्प कर रहे हैं। तो जब आपने बोला ना कि ये ट्रेंड कौन-सा फ़ॉलो हो रहा है, अभी जो ट्रेंड हो रहा है कि लोग बिग फैट वेडिंग से आइडियाज़ लेते हैं, बट वो अभी इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें जो पैसा खर्च करना है, वो इंटीमेट वेडिंग्स में ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। राइट, वो ये सोचते हैं कि कम से कम में आप अपने सपने को कैसे जी सकते हो। बहुत तो यहाँ पे ना एक उन सबका ड्रीम है कि हमें वेडिंग करनी है और हमें उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए वेडिंग करनी है। कोई अपने ड्रीम डे को ऐसे ही मिस नहीं करना चाहता। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने बजट से पार जा कर के वेडिंग को मत करो। अगर आप हमें चीज़ों को बताते हो, हम आपके सपने को आपके बजट में एग्ज़ीक्यूट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते आप अपने बजट को बढ़ाओ। हम आपको उतनी ही हेल्प तब भी करते हैं जब आपकी वेडिंग का बजट 5 लाख हो। हम उतनी ही अच्छी तरीके से फिर आपको वैसे ही हुँ, ट्रीट करते हैं जब आपकी वेडिंग का बजट हुँ, 5 करोड़ हो। करेक्ट। तो आपने भी इन्वेस्टर को अप्रोच किया क्योंकि आप तो ये आपका नया फील्ड रहा हो मतलब नया एक्सपीरियंस रहा होगा।
तो जब इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब हमने पहली बार इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया तो मुझे लगा था कि मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग ना एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो इन्वेस्टर पहली नज़र में यही देखता अच्छा इवेंट इंडस्ट्री में है तो ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होगा, ये कोई मार्केट प्लेस वैसे ही बना रहे होंगे, तो उनको उस चीज़ों को बताना काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने कहा इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था, मैं जो अर्न करता था उसको लगा-लगा के मैंने इस पूरे प्रोसेस को बनाया पहले, उसमें प्रॉफ़िटेबिलिटी लेके आया, उसमें सारी चीज़ों को लेकर के आया। फिर जब मैं इन्वेस्टर्स को एक बार कनेक्ट किया, तो वहाँ से हमें कनेक्शंस मिलने लग गए। उन्होंने उन चीज़ों को समझा, टाइम दिया, उनको समझ में आया कि ये बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, साढ़े 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी ये पूरी अनऑर्गनाइज़ है। 2028 तक ये हुँ, 10.5 लाख करोड़ के आसपास का पूरा इंडस्ट्री बनने जा रहा है, और अभी भी कोई भी ऐसा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म नहीं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। हुँ, कोई भी प्लेटफॉर्म आप नहीं पाओगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। आज की डेट में मैं अगर आपसे कहता हूँ कि कोई भी होटल का आप नाम ले लो बेंगलुरु में ही, हुँ, जो आपके नियर आसपास हो, और आप उसको मैं बोलूँ कि आप 21 जनवरी को शादी है आपके सिस्टर की, और आप पूछो कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, नहीं होगी। तो आप टेक्नोलॉजी होते हुए बुक माई शो पे जाकर के सीट सेलेक्ट कर लेते हो। आप रेड बस पे जाकर के चलती बस पे सीट देख लेते हो, बट आप ये नहीं बता सकते हो वो वेन्यू खाली है कि नहीं खाली है। वो अगर वेन्यू खाली है तो उसका बैंक्वेट खाली है कि लॉन या पूल साइड क्या खाली है। तो टेक्नोलॉजी है, बट आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो वेन्यूज़ में अभी तक चैनल मैनेजर्स नहीं थे, तो उसको इवेंट प्लानर ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया। तो जब इन्वेस्टर्स के सामने हमने इन सब बातों को रखा, तो उन्होंने फिर हमें अलाइन किया कि हाँ ठीक है, हम लोग इस पे रेडी हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी भी बहुत सारे अच्छे वीसीज़ फंड्स के साथ में हमारा कनेक्शंस है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट वर्किंग कि हम लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हम अपनी अच्छी वैल्यूएशन पे जा कर के उनसे बातचीत करें, तो दैट्स हाउ वी आर जस्ट कनेक्टिंग। बट मैं दूसरे जो न्यू अपकमिंग फाउंडर्स हैं उनको मैं एडवाइस दूँगा, आप इन्वेस्टर्स को पीछा करना छोड़ दो। आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टर्स खुद ब खुद आएँगे। हुँ, अभी मुझे पता है कि मेरे को हर हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 इन्वेस्टर्स की अप्रोच आती है, और अच्छे लेवल पे आती है, जो मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक आती है। प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिक फ़ोकस आती है। किया तो सब काम सही हो जाएगा। या अभी मैं आपको शो करूँगा, ऑटोमेटिक आती है वो, क्योंकि आप ना प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। हुँ, अगर आप किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतना अच्छा आप प्रोडक्ट बना सकते हो, और उस प्रोडक्ट को बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आप अपने आप ही चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट वो देखना चाहता है कि आपकी टीम कैसी है, आप किस आइडिया पे काम कर रहे हो, और उसका मार्केट में डिमांड क्या है। बहुत बढ़िया सर, सही बात है। तो अगर आपको लोग पूछते हैं कि भैया कितना प्रॉफ़िट कमा रहे हो, वेंडर कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट कमाने नहीं आए हैं, हुँ, हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन देने आए हैं। हुँ, हम एक प्रोसेस बनाने आए हैं, हुँ, जिससे वेंडर अगर पैसा अर्न करने लग हुँ, जाएगा, हुँ, तो हमारा प्रॉफ़िट ऑटोमैटिक हो बन जाएगा। बन जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग का हिस्सा बनना हुँ, है, तो हमें एक प्रोसेस में रहना है, ना कि हमें प्रॉफ़िट का, क्योंकि हर बार ना जब भी होता है कि सर आप प्रॉफ़िट बना रहे हो, आप ऐसा कर रहे होगे, यहाँ पे तो लाखों लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे प्रॉफ़िट, जैसे मैंने बताया कि वेंडर्स सामने जब मैंने पहली बार अप्रोच किया था वेंडर्स को, तो उन्होंने कहा कि आप भी वही भैया पैसे लेने आ गए हो। तो उनको पता चला कि नहीं, हम लोग पैसे ले ही नहीं रहे हैं। हमने कभी आज तक किसी भी वेंडर से कोई भी अपफ्रंट मनी ₹1 भी चार्ज नहीं किया। मैं कहता हूँ जब आप इवेंट कर लोगे तब हम पैसे आपसे लेंगे, वो भी केवल एक मिनिमम फ़ीस लेंगे, आपसे कोई कमीशन नहीं लेंगे। तो हमारे यहाँ पे कोई कमीशन होता ही नहीं है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। चलो ये तो आपने बिज़नेस मॉडल ही बता दिया अपना। अगर कोई कॉपी कर ले, ज़्यादा पैसे लेके आए, कल को अभिषेक व्यास बोले कि मेरे पास आ गए 50-60 करोड़ रुपए एंड अभी मैं पीएम मॉडल को कॉपी करूँगा, तो क्या हम बीट कर पाएँगे या कोई भी बीट कर पाएगा? देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को ना कॉपी करना बहुत आसान है। करेक्ट। आप बड़े से बड़े मॉडल को उठाओ और बोलो कॉपी करना, बट उसका प्रोसेस समझना, पीछे की कहानी समझना, उसके डॉट्स को कनेक्ट करना, वो इतना सिंपल नहीं है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप 50-60 करोड़ रुपए भी लगा करके सोचोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। आप आईएम और आईआईटी के बंदों को लगा करके सोचोगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो नहीं। अगर होनी होती तो हो चुकी होती। करेक्ट। इसमें जब तक आप खुद से, मैंने इवेंट
इंडस्ट्री को जॉइन करने से पहले एज अ इवेंट प्लानर, जब मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी, उसके बाद मैं 3 से 4 साल एज अ इवेंट प्लानर काम किया हूँ इस इंडस्ट्री में। वेंडर्स की प्रॉब्लम और कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझने के बाद ये सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो इतना आसान नहीं होगा। कॉपी करना आपको आसान है कि कैसा यूआई यूएक्स है, कैसी चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या आइडिया है, बट उस आइडिया के पीछे के डॉट्स क्या हैं, इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है, सही बात। सो रोहित सर, स्ट्रगलिंग फाउंडर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वैसे भी बेचारे सब लोग, मतलब मैं भी स्ट्रगलिंग ही का साथ एक टाइम पे, अभी भी कर ही रहा हूँ। कोई नहीं, अभी तो आपका काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा लोग आपको फ़ॉलो करते हो। मैं खुद ही कई बार देखे आपके एपिसोड से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं जब भी मैं आपको अगर मेरी जर्नी में देखोगे तो मेरे में कई बार मैंने कई सारे पॉइंट्स लिए हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो चीज़ों को मैं समझने की कोशिश करता था कौन सा फाउंडर क्या कर रहा है। वहाँ से मेरे को काफ़ी मिला। तो जो आप काम कर रहे हो वो कई एंटरप्रेन्योर्स को बना रहे हो। मेरा मिशन ही यही है आप सर। करोड़ों रुपए का कारोबार ऐसे ही खड़ा कर चुके हो। मैं ये समझो। मतलब मैं पहले एक बात बोल देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं इतने 500 फाउंडर हम पॉडकास्ट कर चुके हैं, ओ 500 प्लस हमारे पॉडकास्ट शूट हो चुके हैं ऑलरेडी, और आई थिंक 370, मोहित कितना 370 लाइव है द फाउंडर्स ड्रीम पे, 370 पॉडकास्ट लाइव है। आई थिंक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा शायद इतने पॉडकास्ट इतने कम समय में किसी ने लाइव नहीं किए होंगे। थोड़ा सी पीछे रह गए, नहीं तो हम 500 पॉडकास्ट लाइव कर देते। मैं बोलता हूँ कि कोई भी, जैसे मान लो यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो, कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप 499 वीडियो देख लो, पर आपको सॉल्यूशन 500 वीडियो में मिल सकता है। राइट। तो अगर आपने 499 पे छोड़ दिया तो शायद वो 500वां वीडियो आपका वेट कर रहा था, जो आपको वो सॉल्यूशन दे सकता था। तो जिस दरवाजे पे वो आया था उसको आपने खोला ही नहीं। हाँ, मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब तक आपको आपका सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल जाए और आत्मा तृप्त नहीं हो जाए कि यार नाउ आई एम सेटिस्फाइड, यार मेरे को ये करना था, मैं इससे ऊपर तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सिर्फ भगवान के हाथ में। डॉक्टर भी लास्ट में बोलता है कि हमने हमारा सारा काम कर दिया है, अब काम है भगवान के हाथ में। तो जब तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाओ सॉल्यूशन के लिए, तब तक वो सॉल्यूशन फाइंड करते रहो, अपने आप को लगेगा आप सब सेट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो रोहित जी, अब आप बताइए, आपने कुछ लिखा है मैंने सुना है स्ट्रगलिंग फाउंडर्स के लिए, अगर आप सुनाना चाहे इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, मैं स्ट्रगल जब किया है तो उसका पेन, वो सारी चीज़ों को मैंने वो महसूस किया है और उसमें मैं कुछ चीज़ें पॉइंट्स में बोलना चाहूँगा कि स्ट्रगलिंग फाउंडर्स के लिए है। और ये मेरा दर्द या उनका दर्द या आप भी इससे रिलेट कर पाओगे कि तुम जो सक्सेस की तलाश में हो कि कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी उस आस में हो, तो एक सच सुन लो। तजुर्बे की आग से निकला हुआ सच, कामयाबी हिस्सों में मिलेगी। कामयाबी हिस्सों में मिलेगी, कभी टुकड़ों में, कभी किस्तों में मिलेगी। कभी ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम बेहिसाब मिलेंगी और कभी टूटकर ही कोई नया जवाब मिलेगा। सो इसलिए जो चांस मिले उसे कभी ठुकराना मत, रिस्क से घबराना मत। कल वही मौका तुम्हें जीत दिलाएगा। सीखते रहना, बढ़ते रहना, रुकना मत और याद रखना कामयाबी किस्तों में ही मिलेगी। ना किसी को एक दिन पूरी मिली है, ना एक ही दिन मिलेगी। बहुत बढ़िया रोहित जी। सो क्या रहता है कि जब भी कोई स्ट्रगलिंग फाउंडर्स होता है तो वो अपना जो दर्द है वो सबके साथ में बयां नहीं कर पाता है। ना वो अपनी फैमिलीज के साथ में, ना वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में, ना टीम के साथ में। बट मुझे वो पता रहता है कि वो कैसा वो स्ट्रगल करके वो बंदा फिर से सुबह जा कर के खड़ा हो जाता है और कैसे उन चीज़ों को लेकर के अपनी चीज़ों को, उस जर्नी को स्टॉप नहीं करता है, उसमें बस आगे वो बढ़ते रहता है। तो उसके लिए कुछ मेरा एक वो था कि शायद दुनिया को पता ना हो कि तुम कौन सी बैटल लड़ रहे हो, लेकिन मुझे पता है। मैं देख रहा हूँ कितना मुश्किल होता है हर दिन खुद को सँभालना। मैं देख रहा हूँ कितना मुश्किल होता है हर दिन खुद को सँभालना, खुद को टूटते हुए भी आगे बढ़कर दिखाना। फिर भी तुम रुक नहीं रहे हो, तुम अपना सब कुछ दे रहे हो जो भी तुम्हारे पास है पूरे दिल से। तुम अपना सब कुछ दे रहे हो जो भी तुम्हारे पास है पूरे दिल से। और रुकने के बावजूद रुके बिना चलने के लिए आप सबको थैंक यू। जो भी फाउंडर अभी अपनी जर्नी को चालू किए हुए हो, किसी स्ट्रगल में भी चालू किया हो, उसको मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू अपना बेस्ट देने के लिए, इवन व्हेन इट फील्स लाइक नो वन इज़ नोटिसिंग यू। सो बस थोड़ा और टिक जाओ, थोड़ा और संभाल लो। मैं वादा करता हूँ ये सब एक दिन वर्थ होगा। हर स्ट्रगल, हर रात, हर आंसू, सबका जवाब मिलेगा। थैंक यू, सच में थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और आप एक दिन अपनी फैमिली का नाम ज़रूर रोशन करोगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया रोहित जी,
शानदार कविता। और आई थिंक फाउंडर्स को क्या चाहिए सर, मैं आप एक ही चीज़ चाहिए, कोई एक बात चाहिए कि मोटिवेट हो जाए, मतलब कोई बात सुन के मोटिवेट हो जाए, वो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ देगा। सही बात है। बात करने वाले लोग नहीं है, इसलिए मैंने फाउंडर्स जिम की शुरुआत करी थी कि हर फाउंडर को आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा और बार बार बोलना पड़ेगा। अगर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा नहीं तो आपका कॉम्पिटिटर बोलेगा, और कॉम्पिटिटर जिस दिन बोलेगा उस दिन आप बोलोगे कि मैंने क्यों नहीं बोला। सही बात तो है, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट सही करता बात। हूँ सारे फाउंडर्स से कि प्लीज़ द फाउंडर्स जिम में आओ, एक बार नहीं 10 बार आओ, क्योंकि एक ही बात को 10 बार 15 बार 50 बार जब तक बोली नहीं जाएगी तब तक वो लोगों की विचारधारा के ऊपर बैठेगी नहीं, और बैठेगी नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी।